नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्टोरी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। और साथियों, हमने शुरू की थी मनोविज्ञान की सीरीज जिसमें हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान के बारे में। तो साथियों, आज की क्लास को, आज के सेशन का, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साथियों बाल मनोविज्ञान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में। तो साथियों, आपका पुनः वेलकम है। आज के सेशन के, आज की क्लास का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का, आज की जो सेशन, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है साथियों बाल मनोविज्ञान। क्या टॉपिक आज हमारा? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, इसके बारे में आज अपन अध्ययन करने वाले हैं, बाल मनोविज्ञान के बारे में। साथियों देखो, जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है तब से मनोविज्ञान में व्यवहार का पर अध्ययन किया जाता है ना। मतलब जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति आत्मा के विज्ञान में, आत्मा के विज्ञान के रूप में मानी जाती है, और व्यवहार के विज्ञान में, व्यवहार के विज्ञान पर मनोविज्ञान टिका हुआ है। यानी मनोविज्ञान में किसकी अध्ययन किया जाता है? प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ना। तो आज अपन पढ़ेंगे उसी के अंदर। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें छोटे छोटे बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें छोटे छोटे बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है साथियों, उसे क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और साथियों, उसी को क्या कहते हैं? बाल विकास के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं उसे? बाल विकास भी कहते हैं। बाल विकास के भी नाम से जानते हैं। देखो, मनोविज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत, कौन सी शाखा? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। इस शाखा के अंतर्गत साथियों गर्भावस्था से लेकर के, कौन सी अवस्था से लेकर के? गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था के अंत तक, है ना। यानी जीरो से लेकर के, जीरो से मतलब आयु की बात करें, 0 वर्ष की, 0 वर्ष की आयु से लेकर के 18 वर्ष के अंत तक, और 18 वर्ष के अंत तक या 19 वर्ष के प्रारंभ तक साथियों, प्रारंभ तक बालकों के व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है ना, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? बाल मनोविज्ञान कहते हैं, है ना। और 0 से लेकर के, शून्य आयु से लेकर के 18 वर्ष की जो प्रारंभ, 18 वर्ष के अंत तक की जो आयु होती है ना, उसके अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, है ना। उस अवस्थाओं की अगर मैं साथियों चर्चा करूं, तो जैसे गर्भावस्था है, गर्भावस्था है, गर्भावस्था है। फिर साथियों शेषवावस्था है, शेषवा अवस्था है। और फिर साथियों बात करूं तो बाल्य अवस्था है, बाल्य अवस्था है ना। और फिर मैं बात करूं तो जैसे किशोरावस्था है, किशोरावस्था, किशोरावस्था, किशोरावस्था नहीं, किशोरावस्था। साथियों गर्भावस्था, शेषवावस्था, शेष शेषवा शेषवा अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, ये सभी के सभी को, सभी के सभी कौन से? 0 से लेकर के 18 वर्ष तक के अंत की आयु, बीच की आयु होती है, बीच की अवस्थाएं होती हैं। किशोरावस्था होती है, शेषवावस्था होती है, बाल्य अवस्था होती है ना, और किशोरावस्था होती है। इनके अंदर जब बालक के व्यवहार का जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं साथियों? बाल मनोविज्ञान कहते हैं या बाल विकास कहते हैं साथियों। देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो अवस्थाएं है ना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ दें कि इस बाल मनोविज्ञान का प्रारंभ किस प्रकार हुआ, इस बाल मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या है, कौन कौन मनोवैज्ञानिक इसको लेकर के आए, बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है ना। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से, यानी बालकों के मतलब सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया, वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, ऐसे तथाकथित प्रश्न है जो आज की क्लास में अपन, है ना, हल करने वाले हैं, उसके प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। तो साथियों देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक मनोवैज्ञानिक की, एक मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं साथियों। नाम था उस मनोवैज्ञानिक का, साथियों नाम था बर्क महोदय। बर्क की बात करते हैं। बर्क महोदय एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे साथियों। और ये साथियों बर्क महोदय थे ना, ये साथियों अमेरिका के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे साथियों? ये अमेरिका के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे साथियों, अमेरिका। इसने क्या कहा? इसने कहा कि मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जिसमें बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसकी परिभाषा उसने क्या कहा? उसने कहा बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? ऐसा विज्ञान है, ऐसा विज्ञान है जिसमें, जिसमें बालक, बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है,
किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी साथियों? ये बर्क महोदय ने दी थी साथियों। और ये मनोविज्ञान के विकास क्रम में, मनोविज्ञान का जो विकास क्रम है ना, मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक थे साथियों। कौन थे? ये मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे बर्क, जिन्होंने ये कहा कि बाल मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है या मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें बालकों के व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब साथियों इसके बाद मैं अगर बात करूं तो एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं, उस मनोवैज्ञानिक की चर्चा करूं तो उसका नाम है साथियों पेस्टोलॉजी। क्या नाम है? पेस्टोलॉजी। उस मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी, पेस्टोलॉजी नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे साथियों। ये भी साथियों अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं? इसी को साथियों बाल मनोविज्ञान, इसने क्या किया? बाल मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था, यानी बाल मनोविज्ञान का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। क्या साथियों? बाल मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था, प्रतिपादन किया था। इस मतलब पेस्टोलॉजी ने बाल मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था। और साथियों बाल मनोविज्ञान का आरंभ है ना, बाल मनोविज्ञान का आरंभ साथियों 18वीं सदी में माना जाता है। 18वीं शताब्दी में माना जाता है बाल मनोविज्ञान का आरंभ साथियों। आरंभ कब से माना जाता है? 18वीं शताब्दी से माना जाता है। यानी 18वीं सदी से बाल मनोविज्ञान के विकास क्रम में क्या हुआ कि लगातार परिवर्तन देखने को मिलते हैं 18वीं सदी के बाद में। तो साथियों बाल मनोविज्ञान के विकास क्रम में सर्वप्रथम है ना, मतलब वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक का अगर नाम आता है तो वो पेस्टोलॉजी थे। यानी बाल मनोविज्ञान के अंदर बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले, वैज्ञानिक अध्ययन की बात कर रहे हैं साथियों, वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। ये प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? पेस्टोलॉजी हुआ करते थे। पेस्टोलॉजी ने क्या किया साथियों? बालकों के व्यवहार पर अध्ययन किया। पेस्टोलॉजी के साथियों एक बालक हुआ करता था 3.5 वर्ष का, 3.5 वर्ष का एक बालक, 3.5 वर्षीय बालक पर अध्ययन किया था। बालक पर पेस्टोलॉजी का खुद का ही बालक था साथियों। पेस्टोलॉजी का खुद का बालक था 3.5 वर्षीय बालक, जिन पर उसने क्या किया? उनके व्यवहार का अध्ययन किया। किसके? इस 3.5 वर्षीय बालक के व्यवहार का अध्ययन किया था, व्यवहार का अध्ययन किया था। और व्यवहार का अध्ययन करने के बाद साथियों उसने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम भी आपको बता देता हूं। उसकी पुस्तक थी साथियों, पुस्तक लिखी थी पुस्तक। इस 3.5 वर्षीय बालक का अध्ययन करने के लिए उसके व्यवहार का अध्ययन किया और उसके व्यवहार का अध्ययन करने के बाद एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था साथियों बेबी बायोग्राफी। क्या नाम था साथियों? बेबी बायोग्राफी। पेस्टोलॉजी की पुस्तक की बात कर रहा हूं साथियों मैं। बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी नाम से एक पुस्तक लिखी थी साथियों पेस्टोलॉजी ने। और ये अपने 3.5 वर्षीय बालक का अध्ययन करने के बाद, उसके व्यवहार का अध्ययन करने के बाद बेबी बायोग्राफर नामक क्या लिखी थी? ये क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। किसने? पेस्टोलॉजी ने लिखी थी। और इस पुस्तक में साथियों क्या उसने क्या लिखा? इस पुस्तक में उसने ये लिखा, इस पुस्तक में लिखा गया साथियों, वो ध्यान में रखना। इस पुस्तक में ये लिखा कि बालकों का व्यवहार वयस्कों की तुलना में भिन्न होता है। क्या लिखा? बालकों का व्यवहार वयस्कों की तुलना में भिन्न होता है, वयस्कों की तुलना में भिन्न होता है। किसने कही ये बात? किसकी पुस्तक में लिखी गई है? तो पेस्टोलॉजी की जो पुस्तक हुआ करती है ना साथियों बेबी बायोग्राफी, उस पुस्तक में लिखा, बालकों पे अध्ययन करने के बाद लिखा, अपने बालक पे अध्ययन किया था पेस्टोलॉजी ने, बेबी बायोग्राफी पुस्तक लिखी थी। उसमें लिखा बालकों का व्यवहार वयस्कों की तुलना में भिन्न होता है। यानी बालकों का क्षेत्र अलग होता है और वयस्कों का क्षेत्र अलग होता है। ऐसा किसने बताया? पेस्टोलॉजी ने बताया। ये ना बाल मनोविज्ञान पर अध्ययन करने वाले प्रथम, बाल मनोविज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे साथियों। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे। इसलिए साथियों बाल मनोविज्ञान का जो जनक है ना,
बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? पेस्टोलॉजी को माना जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है साथियों? पेस्टोलॉजी को माना जाता है। पेस्टोलॉजी को माना जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को माना जाता है साथियों। कई पुस्तकों में स्टेनली हॉल भी देखने को मिलेगा साथियों आपको। लेकिन आपको याद रखना है कि इस सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला ही तो व्यक्ति होता है ना, उसको ही तो वरीयता देते हैं। तो वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पेस्टोलॉजी थे। जनक माना जाता है क्योंकि इसने वैज्ञानिक अध्ययन किया था। वैज्ञानिक अध्ययन किया था बालकों के व्यवहार का, है ना। उसका एक बालक हुआ करता था 3.5 वर्षीय बालक, जिनके व्यवहार का अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी थी बेबी बायोग्राफी। किसने? पेस्टोलॉजी ने साथियों। ये बात आप ध्यान में रखना। अब देखो इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं, उसका नाम था साथियों स्टेनली हॉल। क्या नाम था? स्टेनली हॉल। स्टेनले हॉल। ये स्टेनली हॉल क्या कहते हैं साथियों? स्टेनली हॉल ने क्या किया? स्टेनली हॉल ने एक प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। क्या किया था? प्रश्नावली विधि का निर्माण। प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। विधि का निर्माण किया किसने? स्टेनली हॉल ने। और साथियों ये जो बात बता रहा हूं ना, ये 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी की बात बता रहा हूं। ये पेस्टोलॉजी वाली बात है ना, ये साथियों 18वीं सदी की बात है। ये 18वीं सदी की बात है, ये 19वीं सदी की बात है। स्टेनली हॉल ने प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। हालांकि आपको भी पता है कि मनोविज्ञान में क्या है कि मनोविज्ञान में सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण ना वो आर.एस. वुडवर्थ ने किया था। सर्वप्रथम आर.एस. वुडवर्थ ने इस प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। लेकिन साथियों जब जब बात आती है ना बाल मनोविज्ञान की, तो बाल मनोविज्ञान में प्रश्नावली विधि का निर्माण करने वाले व्यक्ति थे स्टेनली हॉल। और मनोविज्ञान में मतलब प्रश्नावली विधि का निर्माण करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे आर.एस. वुडवर्थ। साथियों मनोविज्ञान में दो वैज्ञानिक हैं वुडवर्थ नाम से, एक तो विलियम वुडवर्थ है, एक आर.एस. वुडवर्थ है। तो आर.एस. वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। एक साथियों विलियम वुडवर्थ है जो कि एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है ना, जिसको हमने व्यवहार का विज्ञान का समर्थन किया था। जब हम मनोविज्ञान के विकास क्रम पढ़ रहे था उसमें मैंने आपको एक नाम बताया था विलियम वुडवर्थ, है ना। तो विलियम वुडवर्थ ये वही साथियों अलग है और आर.एस. वुडवर्थ क्या है? ये अलग है। ये आप भी समझ गए होंगे। अब साथियों आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो और विलियम वुडवर्थ का कथन भी आपको याद होगा साथियों। एक कथन उसने कहा था मनोविज्ञान के मतलब विकास क्रम के बारे में। ये कहा कि मनोविज्ञान में सबसे पहले आत्मा को त्यागा था, इसके बाद मन को छोड़ा था, फिर मतलब चेतना खोई और बाद में क्या है कि व्यवहार को अपनाया था। ये ऐसा कथन किसका है? तो विलियम वुडवर्थ का था। इस वुडवर्थ का नहीं, ये आर.एस. वुडवर्थ है साथियों। वो विलियम वुडवर्थ का कथन था, है ना। तो विलियम वुडवर्थ तो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है और इसने आर.एस. वुडवर्थ है, ये अलग है साथियों मनोविज्ञान के अंदर। तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो देखो स्टेनली हॉल ने सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। और प्रश्नावली विधि होती क्या है साथियों? प्रश्नावली विधि, इस विधि में क्या होता है? इस विधि में साथियों समस्या संबंधी समस्या संबंधी मतलब समस्या संबंधी विचारों को यानी व्यक्तियों के मतलब समस्या संबंधी मतलब जो भी विचार होते हैं ना वो व्यक्तियों के माध्यम से जाने जाते हैं, है ना। व्यक्तियों को जानने के लिए इस विधि का निर्माण किया जाता है। एक ही समस्या होती है ना, एक ही समस्या संबंधी अनेक प्रत्येक व्यक्तियों से विचार जानने के लिए ना जिस विधि का निर्माण किया जाता है ना वो क्या होती है? प्रश्नावली विधि होती है साथियों। ये बात आप समझ गए होंगे। और साथियों स्टेनली हॉल ने क्या किया? बाल मनोविज्ञान के अंदर बाल विकास की मतलब जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया था। अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। बाल मनोविकास के अंतर्गत अब बाल विकास की अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले ये मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे साथियों। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं साथियों एक मनोवैज्ञानिक और आते हैं। उस मनोवैज्ञानिक की अगर मैं परिचर्चा करूं साथियों तो उसका नाम था साथियों करो एंड करो। करो एंड करो क्या कहते हैं? करो एंड करो कहते हैं साथियों। उसका कथन है साथियों 20वीं सदी बालकों की काल है। 20वीं सदी बालकों का काल है। ऐसा किसने कहा काल है? ऐसा किसने कहा? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया साथियों।
20वीं सदी बालकों का काल है। किसने कहा? करो एंड करो ने कहा। यानी 20वीं सदी, कई पुस्तकों में ये देखने को 20वीं सदी बालकों की अवस्था भी नाम देखने को मिलता है। 20वीं सदी बालकों का काल है, 20वीं सदी बालकों की अवस्था, एक ही बात है ना। तो करो एंड करो ने ये कहा था साथियों। अब देखो मनोविज्ञान के आरंभ, जो मनोविज्ञान का प्रारंभ में हमने क्या क्या पढ़ा। मनोविज्ञान का सबसे पहले परिभाषा किसने दी थी साथियों? बर्क महोदय ने परिभाषित किया था। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें बालकों के व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और साथियों इसमें एक नाम आता है पेस्टोलॉजी नामक मनोवैज्ञानिक का, जिन्होंने मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किया था साथियों। 18वीं सदी में मतलब बाल मनोविज्ञान का जो शुरुआत है, वो आरंभ है, वो माना जाता है साथियों। ठीक है, उसने जब अध्ययन किया तो एक 3.5 वर्षीय अपने ही बालक का व्यवहार का अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था बेबी बायोग्राफी, है ना। और उस पुस्तक में लिखा कि बालकों का व्यवहार वयस्कों की तुलना में भिन्न होता है, यानी बालक का क्षेत्र अलग होता है और वयस्कों का क्षेत्र है वो अलग होता है, ऐसा लिखा था साथियों पेस्टोलॉजी ने। इसके बाद हमने स्टेनले हॉल के बारे में जाना। स्टेनले हॉल ने प्रश्नावली विधि का निर्माण बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया था साथियों। और ये बालकों की विकास की अवस्थाओं के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, स्टेनली हॉल, है ना। और इसके बाद साथियों हमने बात करी थी क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो ये कहते हैं कि 20वीं सदी है वो बालकों की अवस्था का काल है। अब साथियों ये तो बातें हमने जान ली कि बाल मनोविज्ञान क्या है और इसके बारे में प्रचलित कथनों के बारे में जाना। लेकिन साथियों अब बाल मनोविज्ञान की परिभाषाओं की तरफ लेकर के चल रहा हूं आपको। अनेक अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। उन परिभाषाओं की क्या करेंगे, हम परिचर्चा करेंगे। सब साथियों क्या करते हैं, परिभाषाओं की बात करते हैं, किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषा दी है। जब जब हमने कोई विज्ञान पढ़ा है, यानी मनोविज्ञान शुरू किया था, तो मनोविज्ञान की परिभाषाओं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की विचारधाराएं जानी थी। और साथियों जब जब हमने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के क्या विचार थे, क्या परिभाषा थी, उसको जाना था। और आज हमने बाल मनोविज्ञान को शुरू किया है, तो साथियों इसमें भी हम जान रहे हैं कि इस अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा दी। और एग्जाम की दृष्टि भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साथियों परिभाषा की। और परिभाषा में सबसे पहले बात करूंगा, एक व्यक्ति हुआ करते थे, एक मनोवैज्ञानिक हुआ थे, करो एंड करो। तो करो एंड करो की परिभाषा की मैं बात करूंगा सबसे पहले। करो एंड करो की परिभाषा। करो एंड करो की परिभाषा। करो एंड करो की परिभाषा क्या है बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में। करो एंड करो क्या कहते हैं उसकी बात देखते हैं। तो करो एंड करो कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान, लिख देता हूं साथियों, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जन्म से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसको बाद में समझाऊंगा याद कैसे करनी है आपको। दूसरी मैं बात करता हूं साथियों एक और परिभाषा की। तो वो परिभाषा दी है साथियों करो एंड करो ने। फिर जब बात करता हूं साथियों जेम्स ड्रेवर की परिभाषा की। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं, उनकी परिभाषा की चर्चा करूंगा। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बाल मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकसित होने वाले मानव का अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा दी थी साथियों जेम्स ड्रेवर ने। फिर साथियों अगली परिभाषा की चर्चा करता हूं, आइजैक की परिभाषा। आइजैक क्या कहते हैं,
आइजैक कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का संबंध है, बाल मनोविज्ञान का संबंध है, संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है, प्रक्रिया के विकास से है, ऐसी परिभाषा दी है आइजैक ने। और फिर अगली परिभाषा की चर्चा करता हूं साथियों। उस मनोवैज्ञानिक का नाम था साथियों, आइजैक के बाद नाम आता है साथियों फ्रोबेल का। फ्रोबेल क्या कहते हैं, फ्रोबेल की परिभाषा, फ्रोबेल क्या कहते हैं, फ्रोबेल की परिभाषा की चर्चा करने जा रहा हूं। देखो बालक के, ये कहते हैं बालक के स्वयं विकासोन्मुखी से होने वाला पौधा है, ये परिभाषा किसकी है, ये फ्रोबेल की परिभाषा है। ये चार ही परिभाषा हम बाल मनोविज्ञान की पढ़ेंगे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। करो एंड करो कहते हैं बाल मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जन्म से लेकर, जिसमें क्या है, वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये करो एंड करो कहते हैं। इसमें आपको इतना नाम ध्यान में रखता है, जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक अध्ययन किया जाता है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक। इतना तो आपको याद रह जाएगा, कहीं भी ऐसी परिभाषा दिखे जन्म से लेकर के किशोर अवस्था का अध्ययन किया, बाल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, तो आप आराम से करो एंड करो की परिभाषा को आंसर है वो दे सकते हो। और साथियों करो एंड करो ने हर जगह परिभाषा दी है। मनोविज्ञान की भी परिभाषा इसने दी थी और शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा भी इसने दी थी। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैश पॉइंट पे ले जाना चाहता हूँ साथियों। देखो करो एंड करो ने मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी थी, तो मैंने आपको बताया था मनोविज्ञान के संदर्भ में उसने परिभाषा दी कि वह ऐसा विज्ञान जिसमें मानव संबंधों और मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं, है ना। तो आप समझ गए कि मनोविज्ञान के संदर्भ में इसने क्या परिभाषा दी कि ऐसा विज्ञान जिसमें मानव संबंधों मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है उसे मनोविज्ञान कहते हैं। अब मैं आपको बात करता हूँ शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा करो एंड करो ने क्या दी थी। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी साथियों, करो एंड करो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा है कि मनोविज्ञान की वह शाखा, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में मनोविज्ञान की वह शाखा यानी शिक्षा मनोविज्ञान में जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने की व्याख्या वर्णन का शैक्षणिक व्यवहार क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने व सिखाने का वर्णन व व्याख्या का शैक्षणिक व्यवहार का अध्ययन जिस विषय के अंतर्गत किया जाता है, जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, वह कौन सी होती है, शिक्षा मनोविज्ञान होती है। तो ये परिभाषा करो एंड करो की शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में थी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में करो एंड करो ने क्या परिभाषा दी वो भी आपको याद रखनी है, और बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में करो एंड करो ने क्या परिभाषा दी वो भी आपको याद रखना है, और मनोविज्ञान की करो एंड करो ने क्या परिभाषा दी वो भी आपको याद रखनी है। देखो हमने अभी तक इतनी पढ़ा है, आगे हम धीरे धीरे पढ़े जाएंगे, उसकी परिभाषा आती जाएंगी, तो बीच बीच में इसके आगे भी हम जोड़ते चले जाएंगे, किसने क्या पीछे क्या कहा है, कथन कथनों को मिलते हम आगे इसको अध्ययन करते जाएंगे। तो साथियों ये तो समझ गए होंगे। अब मैं अगले की बात करता हूं। अगला है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर की बाल मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है, बाल विकास की क्या परिभाषा दी। उसने कहा बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था होती है ना, परिपक्वता की अवस्था होती है। परिपक्वता की अवस्था आप समझते हैं कौन सी अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है ना, उसमें पूर्ण रूप से परिपक्वता आ जाती है बालक में, है ना। बालक क्या है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। वैसे तो साथियों आपको पता है कि बाल्य अवस्था में के अंत का जब होता है ना, तो बालक में परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है अच्छी तरीके, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था खत्म होती है तो उसमें पूर्ण रूप से परिपक्वता आ जाती है, यानी उसके शरीर का संपूर्ण लगभग सा क्या है कि 95% शरीर का निर्माण हो चुका होता है साथियों। कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में।
तब ये कहते हैं कि जन्म से लेकर के परिपक्वता की अवस्था तक विकसित होने वाले मानव का अध्ययन किया जाता है। विकसित होने वाले यानी मानव का परिपक्वता अवस्था तक विकसित होने वाले मानव यानी किशोर अवस्था तक का जो मानव होता है यानी जो बालक होता है ना, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? शिक्षा बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मनोविज्ञान की उस शाखा में किया जाता है जिसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये भी आपको याद रख सकते हो साथियों इस प्रकार। फिर आइजन कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के, यहां से देखो, संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। देखो संबंध किससे है? बाल मनोविज्ञान का संबंध है बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कौन कौन सी होती है ना, वो आप समझते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कौन कौन सी होती है? जिसमें बालक का परिपक्वता की अवस्था होती है, बालक का विकास होता है ना। प्रक्रिया के विकास मतलब विकास से, देखो संबंध बालक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से बालक का संबंध। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मतलब जितनी भी अवस्थाएं होती है ना, चाहे वो आप गर्भावस्था है, शेषवावस्था है, बाल्य अवस्था है, किशोरावस्था है, इसके ये सभी के सभी उनके क्या है कि अवस्थाएं होती हैं। उनकी अवस्थाओं में किस प्रकार उनका विकास हुआ है, यानी उसका शारीरिक विकास किस प्रकार हुआ है, इसका मानसिक विकास किस प्रकार है, नैतिक विकास किस प्रकार हुआ है, सामाजिक विकास किस प्रकार हुआ है, भावनात्मक विकास किस प्रकार हुआ है, भाषाई विकास किस प्रकार हुआ है, संवेगात्मक विकास किस प्रकार है, संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार हुआ है, यानी तमाम विकासों का अध्ययन किया जाता है और किस प्रकार उसमें अभिवृद्धि हुई है, यानी उसका शारीरिक विकास किस प्रकार है, उनकी शरीर का बनावट किस प्रकार, ये सभी का सभी मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रकार अध्ययन किया जाता है। तो इस परिभाषा को भी आप याद रख सकते हैं। फिर साथियों आगे बात करते हैं फ्रोबेल। फ्रोबेल कहते हैं बालक स्वयं विकासोन्मुखी से होने वाला पौधा है। विकासोन्मुखी से होने यानी जिस प्रकार जैसे जैसे विकास होगा ना, है ना, तो उसी प्रकार जैसे विकास होता है धीरे धीरे, पौधा है ना, एक मतलब एक पौधा होता है, वो धीरे धीरे उसमें विकास होता है और एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार साथियों बालक भी क्या करता है कि धीरे धीरे बड़ा होता है और एक पूरा का पूरा फिर मानव, एक व्यक्ति बन जाता है साथियों, है ना। तो उसी प्रकार एक पौधा धीरे धीरे बनता है। तो विकासोन्मुखी से होने वाला एक पौधा होता है साथियों, उसकी तुलना विकासोन्मुखी से होने वाले पौधे से किसने की है? तो फ्रोबेल ने की है। तो ये साथियों बाल मनोविज्ञान की या बाल विकास की परिभाषा आपको याद रह जाएगी। करो एंड करो की क्या परिभाषा है कि बाल मनोविज्ञान का वह मनोवैज्ञानिक अध्ययन जिसमें जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जेम्स टेवर कहते हैं बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर के परिपक्वता तक विकसित होने वाले मानव का अध्ययन किया जाता है। और फिर आइजेक का है कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक के मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, बालक के विकास से है। फ्रोबेल कहते हैं बालक स्वयं विकासोन्मुखी से होने वाला पौधा है। अब इतनी परिभाषा आप आसानी से साथियों याद कर सकते हो, तो बहुत ही आसान है साथियों, ये आप इसको आराम से याद कर लोगे। अब देखो आगे की ओर अपनी कहानी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है साथियों। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने बाल मनोविज्ञान की क्या पढ़ ली? परिभाषा पढ़ ली। और साथियों अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? बाल मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ ली और अब हम पढ़ेंगे बाल मनोविकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से, और फिर इसके आगे की कहानी को हम शुरू करेंगे। तो देखो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बाल मनोविज्ञान के मनोविज्ञान के विकास क्रम के महत्वपूर्ण तथ्य। उन तथ्यों को याद रखना है साथियों, प्रश्न बन सकता है वहीं से। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, इसमें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है? इसमें देखो इसमें कौन कौन से प्रश्न आते हैं। सबसे पहले देखो प्रश्न आता है कि बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो वो एक व्यक्ति हुआ करते थे साथियों, मैंने आपको बताया था। उस व्यक्ति का नाम था साथियों पेस्टोलॉजी। क्या नाम था? पेस्टोलॉजी। और पेस्टोलॉजी ने साथियों कब किया था? अगर ये पूछे तो आप बेझिझक बता देना साथियों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बता देना 1773 में किया था। 73-74 ईस्वी में, ये ध्यान रखना। लगभग 1773-74 ईस्वी है, 73 है या 74 ईस्वी में। बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम कब किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था 1773-74 में। अब साथियों अगले प्रश्न की तरफ जा रहा हूं। अगला प्रश्न इसमें ये आता है कि बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक।
बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? ये तो ऊपर वाला तो वैज्ञानिक अध्ययन था, अब सीधा अध्ययन की बात कर रहा हूं। बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो वो किया था साथियों, एक व्यक्ति हुआ करते थे। क्या नाम था साहब? व्यक्ति का नाम क्या हुआ करता था? नाम हुआ करता था साथियों जॉन लॉक। क्या नाम हुआ करता था? जॉन लॉक। ध्यान में रखना है साथियों, जॉन लॉक। और एक और नाम था, और थॉमस थॉमस होब्ज। थॉमस होब्ज नाम हुआ करता था साथियों। ये थॉमस होब्ज नाम है साथियों, होब्ज, हो अदो बे और जय, थॉमस होब्ज, जॉन लॉक, थॉमस होब्ज साथियों। इन्होंने बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। और बाल मनोविज्ञान की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी थी? बर्क ने दी थी साथियों। जो हमने पढ़ी थी कि बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें बालकों के व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब साथियों यहां तक ठीक है। एक और बात साथियों, रूसो की एक पुस्तक हुआ करती थी। रूसो की पुस्तक थी साथियों इमाइल इमाइल पुस्तक थी साथियों। इसमें क्या है? बालकों की शिक्षा का अध्ययन, मतलब बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया था। शिक्षा का अध्ययन किया है। शिक्षा का अध्ययन किया है रूसो ने। इमाइली नामक पुस्तक है जिसमें बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया गया है। पूछ लिया जाए कि ऐसी रूसो की कौन सी पुस्तक है जिसमें बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया गया है? इमाइली में। ठीक है, आप समझ गए। अब आगे की ओर तरफ चलते हैं साथियों। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बनकर के ये आ रहा है कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो आपको साथियों पता है, बाल अध्ययन आंदोलन की जो शुरुआत है ना, वो हुई थी साथियों 1893 में। कब हुई थी? 1893 में हुई थी साथियों। और 1893 ईस्वी में होती है। और कहाँ हुई थी साथियों? अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में साथियों, न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में न्यूयॉर्क में हुई थी। और किसने की थी साथियों? तो शुरुआत की थी साथियों स्टैनले हॉल ने की थी साथियों। नाम ध्यान से रखना, स्टैनले हॉल ने 1893 में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। इसलिए साथियों बाल आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल को कहा जाता है। और बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। और बाल अध्ययन बाल आंदोलन है ना, बाल विकास या बाल आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल को कहा जाता है। और साथियों स्टैनले हॉल ने 2 समिति बनाई थी उस समय। 2 समितियां कौन सी थी साथियों? एक तो समिति थी बाल कल्याण समिति, एक थी बाल अध्ययन समिति। और साथियों एक हुआ करती थी बाल कल्याण समिति। एक थी बाल कल्याण समिति और एक थी बाल अध्ययन समिति। ये आपको ध्यान में रखनी है। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत स्टैनले हॉल ने 1893 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में की थी। और बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण समिति का गठन किया गया था। किसके द्वारा? स्टैनले हॉल के द्वारा साथियों। अब स्टैनले हॉल ने क्या किया था साथियों? आपको पता है कि बाल मनोविज्ञान में बालकों की जो विकास की जो अवस्था होती है उसका क्रमबद्ध अध्ययन भी स्टैनले हॉल ने किया था। ये बात भी आप ध्यान में रखना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब की गई? प्रश्न ये है साथियों, देखो प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब की गई? तो साथियों की गई थी 1887 में। 1887 ईस्वी में की गई थी। और कहाँ की गई थी साथियों? अमेरिका में की गई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में साथियों, न्यूयॉर्क में की गई थी। ये बात ध्यान रखना। और एक साथियों ये आता है कि प्रथम बाल नियोजक की स्थापना कहाँ की गई? नियोजक की स्थापना कहाँ की गई? तो साथियों ये भी आप ध्यान रखना। प्रथम बाल नियोजक की स्थापना है वो की गई थी साथियों
शिकागो के अंदर। कहाँ की गई थी? शिकागो के अंदर। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में साथियों। अमेरिका में कब की गई? तो 1909 में, बता देना साथियों, 1909 में की गई थी। और 1909 में की गई थी प्रथम बाल नियोजन की स्थापना। और साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो आप नाम भी बता सकते हो, उसका नाम था साथियों विलियम 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 हिंग्स। विलियम हिंग विलियम हिंग्स नाम था साथियों। विलियम हिंग्स ने शिकागो अमेरिका में 1909 में प्रथम बाल नियोजन की स्थापना की थी। और प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब की गई थी? 1887 में की गई थी, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अब साथियों, अब ये बात इंपॉर्टेंट थी, आप जान गए होंगे। अब साथियों मैं थोड़ा सा आगे की ओर लेकर के जाता हूँ। देखो भारत में बाल अध्ययन कब शुरू हुआ? भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कब हुई? अगर ऐसा पूछे तो साथियों बता देना 1930 में हुई थी साथियों। और किसने की थी? तो ताराबाई मेडका ने की थी। ताराबाई मेडका ने की थी साथियों। ताराबाई मेडका द्वारा। ताराबाई किसके द्वारा? ताराबाई मेडका द्वारा की गई थी। कब? 1930 में भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत। और साथियों मैं आपको एक बात और बता देता हूं। भारत के, लिख लो, ये लिखना उचित है, भारत के गिजुभाई वेदका ने गिजुभाई वेदका ने, आप जब ना आप पढ़ोगे बीएसटीसी प्रथम वर्ष की जो पुस्तक पढ़ते हैं ना साथियों, उसमें ये सब बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। अगर आपको इस तरह के तथ्य जानने हैं ना, बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण विकास के तथ्य जानने हैं, तो आप जो बीएसटीसी की एक बुक लगती है साथियों, उसमें आप आराम से पढ़ लेना। भारत के गिजुभाई वेदका द्वारा मारिया मोंटेसरी से प्रभावित होकर, वेदका ने मारिया मोंटेसरी से प्रभावित होकर मोंटेसरी से क्या हो गए थे? ये प्रभावित होकर साथियों 1920 के अंदर, 1920 ईस्वी में गुजरात के अंदर, भारत के गुजरात के अंदर साथियों बाल मंदिर संस्था की स्थापना की थी। क्या की थी? बाल मंदिर संस्था की स्थापना की थी। ये साथियों महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपको ध्यान में रखने हैं कि भाई बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? पेस्टोलॉजी ने किया। कब किया? 18वीं शताब्दी में किया, यानी 1773 में किया था, है ना। और साथियों बात करें तो बाल मनोविज्ञान पर सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? वो तो वैज्ञानिक थे ना। सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक ने किया, थॉमस हॉब्स ने किया था। और बाल मनोविज्ञान में मतलब जो भारत में बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है वो 1930 में किया था ताराबाई मेडका ने। और भारत के अंदर साथियों गुजरात में प्रथम बाल मंदिर संस्था की स्थापना की थी गिजुभाई वेदका ने, मारिया मोंटेसरी से प्रभावित होकर। ये साथियों मारिया मोंटेसरी अमेरिका के थे। इन्होंने एक विधि, जब हम शिक्षण विद्या मेथड पढ़ेंगे ना, उसमें आपको बताऊंगा मारिया मोंटेसरी की कौन सी विधि है। मोंटेसरी विधि के बारे में पढ़ेंगे, कैसी विधि है, किस प्रकार मारिया मोंटेसरी की विधि है। उसमें बहुत सारी विधि पढ़ेंगे साथियों। किंडरगार्टन विधि है, फ्रोबेल विधि है, सभी की सभी विधियों को पढ़ना, गार्टन विधि है, ये सभी की सभी विधियां उसमें पढ़ेंगे, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो साथियों ये थी बाल मनोविज्ञान के विकास क्रम में महत्वपूर्ण तथ्य। ये आपको थोड़े से ध्यान में रखने, क्योंकि यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो उठ सकता है। तो साथियों ये थे बाल मनोविज्ञान के विकास क्रम में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बनते थे, हमने उनकी चर्चा की। अब साथियों आगे चलते हैं। देखो हमने मनोविज्ञान की परिभाषा जान ली, मनोविज्ञान का आरंभ के अंदर मनोवैज्ञानिकों की कथन जान लिए, और बाल मनोविज्ञान के अंदर अब हम जानेंगे कि बाल मनोविज्ञान जब हम पढ़ते हैं ना साथियों, तो दो शब्द हमारे सामने आते हैं, बड़े प्रचलित शब्द, उनकी चर्चा कर लेते हैं साथियों। कितने शब्द हमारे सामने आते हैं? दो शब्द आते हैं साथियों। बाल मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, दो शब्द। वो कौन कौन से हैं? तो वो शब्द साथियों आते हैं हमारे सामने। एक तो आता है साथियों अभिवृद्धि, और एक शब्द हमारे सामने आता है साथियों, उसका नाम है साथियों विकास। क्या नाम है? विकास। देखो अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि साथियों ग्रोथ, समझ गए? देखो GROWTH, यही होता है शायद स्पेलिंग, है ना, ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। एक साथियों विकास को आपको बताएं अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं, डेवलपमेंट,
समझ गए। डेवलपमेंट कहते हैं विकास को, अभिवृद्धि और विकास, ये दो शब्द। अब देखो हमें इस बात को समझना है कि अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है, इस बात को हमें समझना अच्छी तरीके से। तो साथियों इस बात को समझते हैं अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम समझेंगे अभिवृद्धि के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? अभिवृद्धि के बारे में। तो देखो अभिवृद्धि क्या होती है, अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है साथियों। सबसे पहले हम अभिवृद्धि का मतलब होता है साथियों वृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि या बढ़ना, बढ़ना है, ठीक है। अभिवृद्धि का मतलब होता है वृद्धि या बढ़ना होता है, यानी वृद्धि बढ़ना को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। वृद्धि या बढ़ना को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? बढ़ना कहते हैं। अभिवृद्धि किसको दर्शाती है? वृद्धि को दर्शाती है। ध्यान रखना, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि वृद्धि को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? वृद्धि को दर्शाती है साथियों, दर्शाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरी बात करूं कि अभिवृद्धि का अर्थ क्या है। मतलब समझ गए, अब हमें अर्थ की तरफ जाना है। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ है शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास है। इसका अर्थ क्या है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास समझ गए, नहीं मनुष्य व्यक्ति के शरीर के अंदर उसकी आकार का, आकृति है, लंबाई है, वजन है, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? शारीरिक विकास कहते हैं। मनुष्य का शारीरिक विकास कौन सा होता है? शारीरिक विकास साथियों शरीर में होने वाले परिवर्तन, जैसे लंबाई में परिवर्तन है, वजन में परिवर्तन है, आकार में परिवर्तन है, ऊंचाई में परिवर्तन है, ये सभी के सभी क्या है? मनुष्य के शारीरिक विकास में होने वाला परिवर्तन है, जिसको क्या कहते हैं साथियों? अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ क्या है? शारीरिक विकास है। और साथियों अभिवृद्धि का संबंध किससे है? इसलिए आप कह सकते हो, यहाँ पे लिखो, अभिवृद्धि का संबंध, अभिवृद्धि का संबंध किससे है? संबंध शारीरिक पक्ष से है, शारीरिक पक्ष से है, शारीरिक पक्ष से है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक पक्ष से। शारीरिक पक्ष का मतलब साथियों ये होता है, शारीरिक पक्ष का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। शारीरिक पक्ष का मतलब साथियों ये होता है कि कोशिकाओं में बढ़ोतरी, कोशिकाओं में बढ़ोतरी। क्या है? कोशिकाओं में बढ़ोतरी होना, बढ़ोतरी। अब देखो अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक पक्ष से, यानी कोशिकाओं में बढ़ोतरी। अर्थ शारीरिक विकास है, मतलब अभिवृद्धि का मतलब तो वृद्धि या बढ़ना होता है, यानी अभिवृद्धि किसको दर्शाती है? वृद्धि को दर्शाती है। अभिवृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास होता है व्यक्ति के शरीर में होने वाले परिवर्तन, यानी शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? उसकी आकार, ऊंचाई, लंबाई, वृद्धि, ऊंचाई, वजन में जो परिवर्तन होता है उसको शारीरिक विकास कहते हैं साथियों। और शारीरिक विकास का मतलब अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक पक्ष से होता है, यानी कोशिकाओं की बढ़ोतरी से होता है। और अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक पक्ष से होने के कारण साथियों अभिवृद्धि क्या होती है? एक पक्षीय होती है। क्या होती है? एकांकी होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है। एक पक्षीय क्यों होती है? ये शारीरिक पक्ष से संबंध होने के कारण एक पक्षीय होती है, यानी एकांकी होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? एकांकी होती है, एकांकी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस अभिवृद्धि का संबंध क्या होता है? किससे होता है? शारीरिक पक्ष से होता है। और साथियों अभिवृद्धि के बारे में आप एक बात और ध्यान में रखना, अभिवृद्धि का जो अभिवृद्धि होती है वो का संबंध वो संख्या से होता है। अभिवृद्धि का संबंध किससे होता है? संख्या से होता है। संबंध किससे होता है? अभिवृद्धि का, अभिवृद्धि का संबंध किससे से होता है? अभिवृद्धि का संबंध संख्या से होता है। किससे होता है? संख्या से होता है, संख्या से होता है। इसलिए अभिवृद्धि क्या होती है? संख्यात्मक होती है। अभिवृद्धि ध्यान रखना हमेशा संख्यात्मक होती है, मात्रात्मक होती है साथियों अभिवृद्धि। अब आप ये मत बोल देना गुणात्मक है, गुणात्मक अलग चीज होती है। अभिवृद्धि क्या का संबंध संख्या से होने के कारण से अभिवृद्धि क्या होती है? संख्यात्मक होती है, मात्रात्मक होती है साथियों। परिणाम में अगर आपको जहां भी संख्या दिखे तो समझ लेना वहां पे क्या है? अभिवृद्धि है। कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। अब साथियों एक बात और बता दूं, अभिवृद्धि क्या है कि एक निश्चित समय तक होती है। ये बात भी आप नोट कर लो साथियों। अभिवृद्धि प्रश्न आ जाएगी, अभिवृद्धि 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 एक निश्चित समय तक होती है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, समय तक होती है, यानी ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। यानी ये क्या होती है कि जीवन पर्यंत नहीं चलती अभिवृद्धि, ये केवल और केवल निश्चित समय तक होती है साथियों। ग्रोथ होती है ना, वो एक केवल निश्चित समय तक होती है जीवन में, ध्यान रखना।
है ना, विकास होता है ना, शारीरिक विकास, यानी जैसे आपके शरीर में आकार में वृद्धि हो रही है, आपकी हाइट में वृद्धि हो रही है, आपका वजन बढ़ रहा है, तो एक निश्चित समय तक ही बढ़ेगा, बाद में नहीं बढ़ेगा साथियों। अब कभी कभी क्या आप बोलोगे कि कभी कभी तो कुछ मतलब इतना वजन बढ़ जाता है, तो वो साथियों कुछ अपवाद नाम की भी आपको पता है दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, इस बात को भी आप जानते हो, है ना। तो अभिवृद्धि क्या है कि एक निश्चित समय तक होती है, ये जीवन पर्यंत नहीं चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब साथियों आप अभिवृद्धि को तो समझ गए कि अभिवृद्धि का संबंध किससे होता है, शारीरिक विकास से होता है ना, शारीरिक पक्ष से होता है। और अभिवृद्धि किसको दर्शाती है, वृद्धि को दर्शाती है ना। और अभिवृद्धि क्या होती है, एकांकी होती है, अभिवृद्धि संख्यात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, ये जीवन पर्यंत तक नहीं चलती है, इसके निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। अब साथियों एक शब्द और पढ़ेंगे अपन यहाँ पे विकास के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, विकास मतलब डेवलपमेंट। विकास क्या होता है, तो विकास क्या होता है साथियों, विकास शरीर या मन में होने वाला परिवर्तन, व्यक्ति के शरीर या मन, शरीर तथा लगाओ साथियों, शरीर तथा मन में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, विकास कहलाता है, विकास कहलाता है साथियों, विकास कहलाता है। अब देखो अभिवृद्धि आपको मैंने बताया था, अभिवृद्धि क्या थी, अभिवृद्धि किसको दर्शाती है, अभिवृद्धि वृद्धि को दर्शाती है, किसको, वृद्धि को दर्शाती है। जबकि विकास क्या होता है साथियों, जबकि विकास है ना, वो व्यक्ति की क्षमता को दर्शाता है। एक साथियों कार्य कुशलता समझते हो, कार्य कुशलता को, और व्यवहार की प्रगति को दर्शाता है। कौन, विकास प्रगति को दर्शाता है, ये बात आप नोट कर लेना साथियों, व्यवहार की प्रगति को दर्शाता है। एक बात और देखा ना, विकास आपको पता है कि कोई भी प्राणी जन्म से लेकर के मृत्यु तक उसमें जो कोई परिवर्तन होता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो आपको व्यक्ति में कोई परिवर्तन दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं साथियों। अब साथियों एक बात बताऊं, एक बात और ध्यान रखना, अभिवृद्धि तो आपको पता है वृद्धि को दर्शाती है, और एक बात और बताऊं, अभिवृद्धि में हमने पढ़ा था अभिवृद्धि संख्या को दर्शाती है, जबकि अभिवृद्धि संख्या को दर्शाती है। मतलब एक बात हमने ये भी पढ़ी थी कि अभिवृद्धि का संबंध किससे होता है, शारीरिक पक्ष से होता है। अभिवृद्धि का संबंध किससे होता है, शारीरिक पक्ष से होता है, शारीरिक पक्ष से होता है, शारीरिक पक्ष से होता है। जबकि विकास का जो संबंध है ना, जबकि विकास का संबंध साथियों किससे होता है, विकास का संबंध किससे होता है, विकास का संबंध साथियों शारीरिक पक्ष से नहीं होता है, उसका सभी पक्षों से होता है। जैसे नैतिक पक्ष है साथियों, नैतिक पक्ष है, संवेगात्मक पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, भाषाई पक्ष है ना, जितने भी पक्ष होते हैं ना सभी पक्षों से। तो लिख लो, नैतिक पक्ष है, शारीरिक पक्ष से भी होता है, और आप बात करें तो साथियों संवेगात्मक पक्ष से भी होता है, संवेगात्मक पक्ष से, यानी सभी पक्षों से होता है। यानी अभिवृद्धि का संबंध तो शारीरिक पक्ष से, केवल शारीरिक पक्ष से होता है, जबकि विकास का संबंध है ना नैतिक पक्ष, शारीरिक पक्ष, संवेगात्मक, यानी जितने भी पक्ष होते हैं ना सभी पक्षों से इसका संबंध होता है। और साथियों एक बात और ध्यान रखना, अभिवृद्धि तो निश्चित समय तक चलती है ना, जीवन पर्यंत नहीं चलती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत तक चलता है। यानी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी ये जीवन भर चलता रहता है। अभिवृद्धि जीवन भर नहीं चलती है, एक निश्चित समय तक चलती है, बाद में साथियों रुक जाती है। जबकि विकास है वो क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक बात और रखना ध्यान साथियों, अभिवृद्धि तो क्या होती है, संख्यात्मक होती है ना, मात्रात्मक होती है। जबकि विकास क्या होता है साथियों, विकास क्या होता है, संख्यात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होता है, और साथियों एक होता है गुणात्मक भी होता है। ये बातें इंपॉर्टेंट है साथियों।
देखो विकास संख्यात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है। विकास निरंतर चलने वाली जो विकास संख्यात्मक किस प्रकार होता है, गुणात्मक यानी गुणात्मक पक्ष के गुणात्मक किस प्रकार होता है, यानी हमारे अंदर नई चीज हमारे अंदर नवीनता का मतलब नवीनता को प्रकट होना, नवीनता का मतलब संचार होना, यानी कोई वस्तु हमारे अंदर पहले नहीं थी लेकिन अब है, तो इसका मतलब हमारे अंदर क्या हो गया, विकास हो गया है ना, विकास हो गया। जैसे पहले क्या हुआ करता था कि जब बच्चा जन्म लेता है ना साथियों, तो जन्म के समय वो बोल नहीं पाता है, लेकिन 11 माह की अवस्था में बालक पहला सार्थक शब्द बोलता है, यानी उसके समय सार्थक शब्दों का सीमित भंडार होता है। लेकिन किशोरावस्था के अंत तक अंत आते उनके साथ सार्थक शब्दों का भंडार अनिश्चित हो जाता है, बहुत सारे सार्थक शब्द उसके पास आ जाते हैं। तो ये क्या है, उसका गुणात्मक पक्ष है साथियों, है ना, संख्यात्मक नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये आप समझ गए साथियों, विकास क्या होता है, विकास शरीर तथा मन में होने वाला परिवर्तन होता है ना, शरीर में मन तथा मन में और शरीर शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन होता है ना, देखो शरीर में चाहे मानसिक परिवर्तन होता हो चाहे शारीरिक परिवर्तन होता हो, वो दोनों परिवर्तन होते हैं, उसे हम विकास कहते हैं। जबकि अभिवृद्धि क्या एक शारीरिक पक्ष को लेकर के चलती है साथियों। अब देखो अभिवृद्धि वृद्धि को दर्शाता है, अभिवृद्धि केवल वृद्धि को दर्शाती है, जबकि विकास व्यक्ति की क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार को प्रदर्शित करता है साथियों। और एक अभिवृद्धि का संबंध वो शारीरिक पक्ष से होता है ना, जबकि विकास का पक्ष है वो सभी पक्षों से होता है, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, भाषाई पक्ष, सभी से उसका पक्ष होता है साथियों। और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये जीवन भर चलता रहता है साथियों। और साथियों विकास संख्यात्मक, मात्रात्मक और गुणात्मक भी होता है। ये बातें आपको विकास के बारे में पढ़ ली साथियों, अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखो हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे हम ये पढ़ेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। क्या पढ़ेंगे, अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है, हमने इसको अलग अलग पढ़ा, अब इसमें थोड़ा सा अंतर बता देता हूं आपको। क्या पढ़ेंगे, अपना टॉपिक है अभिवृद्धि, अभिवृद्धि तथा विकास में अंतर। अभिवृद्धि और विकास में डिफरेंट क्या है वो हम देखेंगे साथियों, यानी अभिवृद्धि और विकास में अंतर देखेंगे। देखो साथियों जहां भी परिणाम दिखे ना, परिणाम अगर संख्या में हो तो समझ लेना वहां पे क्या है, अभिवृद्धि है। अगर परिणाम संख्या में नहीं हो, परिणाम अगर हमें गुणों में मिले, है ना, तो समझ लेना वहां पे क्या है, विकास है। यानी अगर परिणाम हमें संख्या मिले तो अभिवृद्धि होती है। क्या होती है, अभिवृद्धि। अब एक बात ध्यान में रखना, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं साथियों, कि अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है, जबकि विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। ये बात आप ध्यान में रखना। एक लाइन क्या बोली है मैंने, कि अभिवृद्धि होती है ना साथियों, अभिवृद्धि, इसमें विकास निहित नहीं होता है, इसमें विकास निहित नहीं होता है, जबकि विकास में साथियों अभिवृद्धि क्या होती है, निहित होती है। कैसे होती है, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। एक बालक साथियों जन्म लेता है, एक बच्चा जन्म लेता है, उसके मुंह में जन्म के समय दांत नहीं होते हैं, बाद में क्या होते हैं, दांत आते हैं, है ना। पहले एक दांत आता है, फिर दूसरा दांत आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार दांत आते हैं। यानी दांतों की संख्या बढ़ रही है, 1 2 3 4 दांत आ गए, यानी दांतों की संख्या बढ़ रही है, यानी संख्या का बढ़ रही है, तो मतलब उसमें क्या हो रही है, अभिवृद्धि हो रही है। अब साथियों दांतों में क्या है कि मजबूत बन रहे हैं, दांतों का क्या है कि मजबूतता आ रही है, दांतों में दांत क्या है, मजबूत हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें क्या है, विकास, मतलब उसमें विकास हो रहा है, साथ साथ में अभिवृद्धि के साथ साथ क्या हो रहा है साथियों, विकास हो रहा है। अब ऐसा नहीं कह सकते अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं है। अगर विकास होगा, अभिवृद्धि होगी, तभी साथियों विकास होता है। और विकास मतलब अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे से क्या है, पूरक है साथियों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब साथियों हम पढ़ते हैं कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। अभिवृद्धि और विकास में अंतर पढ़ेंगे तो एक तरफ आप लिख लो अभिवृद्धि, अभिवृद्धि लिख लो, और एक तरफ साथियों आप लिख लो विकास। लिख लिया अभिवृद्धि और विकास, और बीच में हमने खींच ली लाइन। अब इसको पढ़ेंगे। अब देखो इसकी पहली मैं जो अंतर लिखने जा रहा हूं, अभिवृद्धि साथियों संकीर्ण होती है, ये संकीर्ण होती है। ये क्या होती है, संकीर्ण होती है। क्या होती है, संकीर्ण होती है। और ये साथियों क्या होता है, विकास क्या होता है, व्यापक होता है, व्यापक होता है। विकास क्या होता है, व्यापक होता है। अभिवृद्धि क्या होती है, संकीर्ण होती है। यहां संकीर्ण मतलब विकास की तुलना में क्या होती है, अभिवृद्धि छोटी होती है। और व्यापक का मतलब अभिवृद्धि की तुलना में विकास क्या होता है, बड़ा होता है साथियों।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। अब आप समझ गए। दूसरी और बात लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। दूसरी बात है कि ये निश्चित समय तक चलती है, निश्चित समय तक, निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है। और ये क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। समझ गए साथियों। ये निरंतर चलता है, जीवन भर चलता रहता है, जबकि ये एक निश्चित समय तक चलती है। यानी शरीर, व्यक्ति की शरीर की बढ़ाई है, शरीर की ऊंचाई है, हाइट है ना, वो एक निश्चित समय तक होती है, बाद में उसका विकास है जो रुक जाता है ना, अभिवृद्धि रुक जाती है साथियों। अब तीसरी मैं बात कर रहा हूँ साथियों, वो ध्यान रखना। तीसरी बात है कि अभिवृद्धि होती है ना, वो विकास को दर्शाती है, सॉरी शारीरिक पक्ष को, शारीरिक विकास को दर्शाती है। ये शारीरिक विकास को दर्शाती है, शारीरिक विकास को दर्शाती है। कैसे दर्शाती है साथियों, यानी शारीरिक विकास समझते हो, आकार, लंबाई में, ऊंचाई में, चौड़ाई में, मोटाई में क्या होता है कि वृद्धि होती है, परिवर्तन होती है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसे पहले व्यक्ति का हाथ छोटा था, है ना, फिर हाथ क्या हो गया उसका, बड़ा हो गया। यानी पहले छोटा हाथ हुआ करता था, फिर उसका हाथ क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी उसका शारीरिक विकास हो गया बालक का। शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास साथियों क्या होता है, शैशवावस्था में देखो छोटे छोटे हाथ होते हैं, फिर बाल्यावस्था में फिर बड़े होते हैं, और किशोरावस्था में देखो कितना बड़ा हाथ हो जाता है ना। तो ये क्या है, उसमें अभिवृद्धि हो रही है। अब किशोरावस्था के बाद साथियों हाथ क्या है, लगभग 95% हाथ का विकास हो जाता है किशोरावस्था के अंत तक, यानी शारीरिक विकास हो जाता है। इसके बाद उसका शारीरिक विकास नहीं होता है, फिर हो रहा है तो वो अपवाद ही है साथियों, है ना। अब देखो आगे की ओर चलते हैं। ये शारीरिक विकास को दर्शाती है। ये क्या होती है, ये व्यक्ति के कार्य क्षमता को, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, कार्य कुशलता को दर्शाता है। कार्य कुशलता व्यवहार की प्रगति को दर्शाता है। अब देखो कार्य कुशलता ये कैसे दर्शाती है। जैसे पहले हाथ छोटा था, मतलब शैशवावस्था में छोटा था, फिर बाल्यावस्था में बड़ा हुआ, फिर किशोरावस्था में और बड़ा हुआ। अब इसमें क्या होता है, विकास कैसे दिखेगा उसमें, पहले बालक छोटे से हाथ से 1 किलो का वजन चक रहा था, और फिर क्या करता है, फिर 5 किलो का वजन शुरू करने से, एक हाथ से, उसी हाथ से पहले 1 किलो का चकता है, फिर 5 किलो का चकना शुरू कर देता है। इसका मतलब उसमें क्या हुआ है, विकास हुआ है साथियों, यानी शारीरिक और मानसिक विकास दोनों उसमें हो चुके हैं, है ना। तो विकास के साथ साथ अभिवृद्धि भी इसके साथ साथ चलती रहती है साथियों, यानी ये तो निश्चित समय तक होती है। अब ऐसा थोड़ी कि हाथ बढ़ता जाएगा जीवन भर और वजन उठाता जाएगा, वो तो हाथ तो बढ़ना था उतना बढ़ गया, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है ना साथियों, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है ना। कभी वो मतलब किशोर अवस्था में तो क्या है कि 20 साल का जो बच्चा होता है, मतलब 18 साल का बालक होता है, वो लगभग सा मान के चलो 50 किलो वजन उठा लेता है, लेकिन फिर 40 साल का होने के बाद 1 कुंटल वजन आराम से उठा सकता है ना। तो इसमें क्या है कि ये क्या है, इनका विकास हुआ है ना, उसका क्या होगा, विकास हुआ है। अभिवृद्धि तो एक निश्चित समय तक होती है, ऐसा थोड़ी एक वजन उठाने के लिए हाथ ही बढ़ता रहेगा लगातार। अब चलो तीसरी बात करता हूं मैं, 3 नंबर पे इसमें परिवर्तन की बात कर, चौथी बात करता हूं साथियों, 3 नंबर पे नहीं, चौथी बात। चौथी बात ये है साथियों, चौथी बात क्या है, चौथी बात है कि अभिवृद्धि संख्यात्मक होती है। ये संख्यात्मक होती है, संख्यात्मक होती है। और साथियों ये क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये मात्रात्मक होता है, ये संख्या को दर्शाती है, संख्या को विकास दर्शाता है, मात्रा को भी दर्शाता है, और साथियों गुणों को दर्शाता है। यानी यानी देखो क्या हो गया कि ये संख्यात्मक भी होता है, और साथियों क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है। क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। विकास क्या होता है, संख्यात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। यानी गुणात्मक कैसे होता है साथियों, देखो आपके अंदर नवीन चीजों को, मतलब क्या करना, आपके अंदर नवीन चीजों को प्रकट करना। हमारे अंदर जब नवीन मतलब क्षमता प्रकट होती है, हमारे अंदर क्या है कि कोई नवीन चीज जब प्रकट हो जाती है ना साथियों, तो उसे क्या कहते हैं, जैसे पहले आप में कोई चीज थी, नहीं थी, और अब आज आपके अंदर आ गई है, तो आज आपके अंदर आ गई है, इसका मतलब साथियों आप में क्या है कि गुणात्मक पक्ष है। यानी पहले देखो आप जब छोटे थे तो बहुत कम शब्द बोल पाते थे, आपको इतना नॉलेज नहीं था,
और आज आप इतने आपके साथ इतने सार्थक शब्दों का भंडार हो गया है कि आप आसानी से कोई स्पीच दे सकते हो, कोई भाषण दे सकते हो। इसका मतलब आपके गुणात्मक पक्ष में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है ना। आपका संख्यात्मक तो मात्रात्मक पक्ष तो बढ़ ही रहा है, लेकिन आपका गुणात्मक पक्ष भी आपके साथ साथ क्या बढ़ रहा है, संख्यात्मक आपका मतलब मस्तिष्क तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, अच्छा ज्ञान नहीं है। एक बात देखो कि मान लो आपका मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित हो गया है, लेकिन आपको अभी तक कितने शब्दों का नॉलेज नहीं, इसका मतलब आपका विकास सही तरीके से नहीं हुआ है। अगर आपका विकास सही तरीके से हो जाता है तो साथियों क्या है कि आप हर चीज को बराबर हिस्सों में कर सकते हो। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कुछ बालक होते हैं ना, वो मतलब उसकी हाइट तो मतलब बहुत बड़ी हो जाती है, उसके हाथ जैसे पूरे शरीर से एकदम पूरे व्यक्ति से लगने लग जाते हैं, लेकिन उसके पास इतना नॉलेज नहीं होता, उसके पास मतलब बोलने का तरीका, वो बच्चों वैसी हरकतें करना भूलते नहीं है। यानी शेष अवस्था में, अब बाल्य अवस्था में कुछ बालक क्या होते हैं, शरीर से तो एकदम हट्टे कट्टे हो जाते हैं। ये खासकर लड़कियों में देखने को मिलता है साथियों। लड़कियां क्या होती है कि किशोर अवस्था में पूरी रूप से परिपक्वता जो एज होती है ना, उससे आने से पहले पूरा शरीर एकदम ऐसा लगता है कि पूरी महिला जैसा दिखने लग जाते हैं, है ना। जबकि उसके अंदर जो गुण होते हैं ना, वो एक बाल्य अवस्था के जैसे, बाल्य अवस्था की जो प्रारंभिक अवस्था, किशोर अवस्था की जो प्रारंभिक अवस्था के समय होते हैं उस प्रकार दिखता है। तो यानी उनका जो शारीरिक विकास तो हो गया, लेकिन उनका जो मानसिक विकास है ना, वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए उनका शरीर में क्या होता है, ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है साथियों। मनोविज्ञान की भाषा में हम पढ़ेंगे ना विज्ञान के बारे में, तब आपको बताऊं कि हार्मोन, कौन सा हार्मोन कब ज्यादा हावी हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब कौन सा गुण उसका सबसे ज्यादा दिखाई देने लग जाता है। ये हम सब विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं साथियों। कि भाई समय से पहले दाढ़ी मुचकाना, है ना, और समय से पहले आवाज का भारी हो जाना, समय से पहले व्यक्ति छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी उम्र का दिखाई देना। तो ये सभी के सभी क्या है कि उसके अंदर क्या है कि मानसिक विकास तो मतलब, शारीरिक विकास तो मतलब जल्द हो नहीं पाता है, लेकिन मानसिक विकास हो जाता है, या फिर शारीरिक, यानी उसके जो संवेगों का, जो हार्मोन्सों का जो क्रम होता है ना, वो ऊंचा नीचा हो जाता है। इसी वजह से ऐसा होता है साथियों। ये विज्ञान में इसके बारे में पढ़ाया जाता है साथियों। तो अब देखो, ये अभिवृद्धि क्या होती है, संख्यात्मक होती है, जबकि विकास संख्यात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक तीनों होता है। अब साथियों देखो, एक अगली बात और ध्यान रखना, 5 नंबर की बात और ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट बात है अभिवृद्धि में। ध्यान रखना, अभिवृद्धि में विकास, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है, विकास निहित नहीं होता है, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। जबकि जबकि विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, अभिवृद्धि निहित होती है। अब यह बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है, जबकि विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। कैसे साथियों, जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप जब छोटे थे ना, शिशु अवस्था में थे, तो किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था में थे, तो साथियों आपको पता नहीं था कि मतलब आपका शारीरिक विकास हो गया था, आप बाल्य अवस्था में आ गए थे, आपको पता नहीं था भला क्या होता है, बुरा क्या होता है, किसी को आप जानते नहीं थे अच्छे तरीके से। लेकिन जैसे जैसे आपका विकास हुआ, मानसिक विकास हुआ, तो आप अच्छे तरीके से समझ गए कि भला कोष के को क्या होता है, बुरा क्या होता है, समझ गए ना इस तरह से, है ना। तो वो क्या होता है कि आप में क्या कि अभिवृद्धि में अभी अगर जरूरी नहीं है कि आपका शारीरिक विकास हो गया तो आप समझदार हो गए हो, आपका शरीर बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में सभी गुण वो विकसित हो गए जो आप सोचते हो, है ना। ये भी हो सकता है कि आपके शरीर का आकार बड़ा हो, लेकिन आप में वो गुण है ना, वो शेष अवस्था वाले पड़े हो, बच्चे जैसी हरकतें आज भी आप करते होंगे, है ना। तो इसी प्रकार कहा गया है कि अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है, जबकि विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। जैसे मान लो आप कुछ व्यक्ति उसका शारीरिक विकास नहीं होता है, लेकिन उसका मानसिक विकास हो जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना अपनी भाषा में, यो बावनो व्यक्ति है, बावनो व्यक्ति मतलब वो छोटी छोटी, मतलब हाइट बहुत छोटी होती है, लेकिन साथियों दिखने में पूरे आदमी से नहीं दिखते, लेकिन हाइट बहुत छोटी होती है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। यानी उसकी एज तो खूब हो चुकी है ना, मतलब 50 साल हो गई है, लेकिन उसकी हाइट एक निश्चित ही मतलब बड़ी है। यानी अभिवृद्धि के साथ जरूरी नहीं है कि विकास हो, है ना। लेकिन साथियों विकास के साथ मतलब जो अभिवृद्धि होते हैं ना, उसमें अभिवृद्धि के अंदर क्या होता है कि विकास नियत नहीं होता है, अभिवृद्धि में विकास नियत नहीं होती। यानी जरूरी नहीं कि शरीर बढ़ जाए तो आदमी के अंदर बुद्धि भी, मतलब उसको ज्ञान ज्यादा हो जाता है, ये जरूरी नहीं है। मतलब अगर शरीर तो छोटा रह गया, लेकिन
उसमें नॉलेज ज्यादा आ सकता है, ये बात हो सकती है, लेकिन शरीर बड़े होने की वजह से उसमें क्या है कि नॉलेज था कि वो बात इसमें नहीं कर सकते। तब ये कहा गया है कि अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, जबकि विकास में अभिवृद्धि क्या होती है, निहित होती है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो साथियों ये था अभिवृद्धि और विकास में अंतर जाना कि भी अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। अब साथियों हमने पढ़ा कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अब चलो आगे की ओर चलते हैं। आगे हम ये पढ़ने वाले हैं कि अभिवृद्धि और विकास में संबंध क्या है। अभिवृद्धि और विकास में संबंध क्या है उसको पढ़ेंगे। तो अगली जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अभिवृद्धि तथा विकास में। साथियों 1 घंटा हो गई है, तो जल्दी जल्दी अपन को इस टॉपिक को खत्म करना है। तो देखो अपना टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास में संबंध। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। अभिवृद्धि विकास में संबंध क्या है, तो अभिवृद्धि विकास में संबंध क्या है वो देखेंगे, ग्राफ के माध्यम से समझेंगे साथियों। कि आरंभिक अवस्था में, यानी यहां लिख लो, जीवन की आरंभिक अवस्था में अभिवृद्धि तथा विकास का ग्राफ, विकास का ग्राफ, ये लिख लो। जीवन की आरंभिक अवस्था में अभिवृद्धि तथा विकास का ग्राफ। तो ये देखो, ये मान लो ग्राफ खींच दिया हमने, ठीक है। अब जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है ना, उसमें ये अभिवृद्धि है साथियों। अभिवृद्धि तीव्र गति से होती है प्रारंभिक अवस्था में, और विकास साथियों प्रारंभिक अवस्था में धीमे होता है। विकास ये साथियों धीमा होता है, इसकी गति धीमी होती है और इसकी गति तीव्र होती है। अभी ये साथियों जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। जीवन की प्रारंभिक अवस्था में अभिवृद्धि तो तीव्र होती है, जबकि विकास क्या होता है, धीमा होता है। लेकिन हम बात करें आगे इसके अलावा कि अंतिम जीवन के अंतिम अवस्था में अभिवृद्धि तथा विकास का ग्राफ वो भी आपको बनाकर बता देते हैं। देखो तो ये देखो, अब ये देखो इस तरफ ये होगा, अभिवृद्धि आपको पता है निश्चित समय तक होती है। तो अभिवृद्धि तो यहां पे आकर के धीमी हो जाती है, ये साथियों अभिवृद्धि है, ये विकास है, और ये साथियों तीव्र हो जाता है। देखो जीवन के अंतिम समय में, पहले जीवन के आरंभिक समय में बात करें तो जीवन का जो प्रारंभिक समय होता है ना, उसमें अभिवृद्धि तीव्र गति से होती है, जबकि विकास धीमा होता है। यानी शरीर में व्यक्ति का शरीर का निर्माण तो क्या होता है कि अचानक बढ़ता जाता है, एक निश्चित समय तक होता है। यानी अभिवृद्धि आपको पता है एक निश्चित समय तक होती है, बाद में अभिवृद्धि तो रुक जाती है। लेकिन विकास है जो जीवन पर्यंत चलने वाली घटना है, तो ये यहाँ पे रुकता नहीं है, लेकिन शुरुआत में धीमा होता है, फिर ये धीरे धीरे जीवन पर्यंत चलने वाला है। लेकिन एक अवस्था में ये जब अभिवृद्धि रुक जाती है ना, धीमी हो जाती है जीवन में, तो इसके बाद ये विकास क्रम में तीव्र गति से इसका क्या है, वृद्धि हो जाती है। देखो इसमें जीवन की अंतिम अवस्था में, जीवन की अंतिम अवस्था होती है, इसमें अभिवृद्धि तो देखो एक जगह जाके स्थिर हो जाती है ना, धीमी हो जाती है अभिवृद्धि की तो। लेकिन विकास क्या होता है, ये तीव्र गति से आगे बढ़ता रहता है, यानी विकास जीवन पर्यंत चलने वाली घटना होती है। अब जैसे उदाहरण से देखो, अब देखो कुछ पहले हम छोटे थे, फिर हमने बड़े हुए अचानक, तो हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है किस प्रकार समझदारी की बातें करनी है, कौन बड़ा है कौन छोटा है हम नहीं जानते। लेकिन किशोरावस्था के शुरुआत से लेकर के अंत तक हम क्या है कि बड़ा छोटे को भेद करना जान जाते हैं, ये हमसे बड़ा है इसका आदर करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, इस प्रकार जानते हैं। लेकिन जो जो हम और बड़े होते जाते हैं तो हमारी ऊंचाई थोड़ी बढ़ती है, लंबाई थोड़ी बढ़ती है, एक निश्चित समय तक बढ़ती है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है ना, जो मानसिक हमारी जो नैतिक पक्ष है, हमारा जो सामाजिक पक्ष है, संवेगात्मक विकास है, वो निरंतर होता जाता है। और साथियों आपको पता है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार, इसीलिए कहा जाता है कि बुजुर्गों के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। क्यों होता है कि उनका विकास निरंतर चल रहा है, जबकि हमारा विकास तो अब शुरू ही हुआ है ना। हमें इसलिए क्या है कि बुजुर्गों की बातों को ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि उसकी अभिवृद्धि तो रुक गई है। अभिवृद्धि ऐसा नहीं कि एकदम रुक जाती है, ऐसा रुक होती नहीं है, अभिवृद्धि चलती है, लेकिन उसकी गति धीमी हो जाती है, रुकती नहीं है। अब शरीर ऐसा है कि एकदम मतलब 18-19 साल तक बड़ा शरीर, एक दिन युवावस्था के
मुखर पे आ जाता है, जीव यौवन पूर्ण मुखर अवस्था में होता है। लेकिन फिर क्या है कि शरीर ढलने आ जाता है, धीरे धीरे वापस क्या है कि शरीर है वो कमजोर होने लग जाता है, आदमी वृद्ध होने लगता है। और शुरुआत में क्या होता है, व्यक्ति जवान होता है, एकदम शरीर साथियों बहुत जोश होता है। लेकिन फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उनके शरीर में क्या आ जाती है, गिरावट आनी शुरू हो जाती है, कमी आनी शुरू हो जाती है, वो वृद्ध अवस्था की तरफ चलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसका नॉलेज है ना, वो क्या होता है, बढ़ता जाता है साथियों। उनके पास अनुभव होते हैं, वो क्या है, बढ़ते हुए जाते हैं साथियों। तो इसीलिए कहा गया है कि जीवन की शुरुआत में क्या कि अभिवृद्धि तो तीव्र गति से होती है, जबकि विकास धीमी गति से होता है। लेकिन जीवन की जो अंतिम अवस्था होती है ना, उसमें अभिवृद्धि तो क्या होती है कि कम हो जाती है, उनकी गति तो धीमी हो जाती है, लेकिन विकास की गति वो तीव्र हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा अनुभव हो जाता है, इसलिए वो हर काम को सोच समझ करके करना उचित समझता है। आई होप साथियों ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अभिवृद्धि और विकास में संबंध किस प्रकार है। तो ये शुरुआत में तो अभिवृद्धि बढ़ती है, लेकिन जीवन के अंत में क्या हो जाती है, अभिवृद्धि की गति है वो धीमी हो जाती है। ये बात आप समझ गए होंगे। और एक साथियों बात ध्यान में रखना कि अभिवृद्धि और विकास है ना, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। कैसे प्रकार पूरक होते हैं साथियों, देखो ऐसा नहीं है कि जब भाई अभिवृद्धि नहीं हो रही है तो भाई विकास हो जाएगा, नहीं नहीं साथियों, ऐसा जरूरी नहीं है। अभिवृद्धि होगी तो विकास होगा, अगर विकास होगा तो अभिवृद्धि भी होगी। ऐसा नहीं है कि अभिवृद्धि हो रही है तो विकास होगा ही नहीं, शरीर बढ़ गया पूरा एकदम, शरीर हाइट लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके पास वही गुण बालक जैसे बच्चे जैसा व्यवहार। अगर ऐसी स्थितियां ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं तो वो साथियों उनका एक अपवाद है, और वो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो अभिवृद्धि और विकास क्या होता है कि एक निश्चित एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ये साथियों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि अभिवृद्धि हो रही तो विकास रुक जाएगा और विकास हो रहा है तो अभिवृद्धि रुक जाएगी, नहीं, ये लगातार होते हैं। लेकिन इसकी जो बढ़ने की जो सीमा होती है ना, वो थोड़ा सा अलग होती है, क्योंकि अभिवृद्धि हो रही है वो पहले तो तीव्र गति से होती है, बाद में धीमी हो जाती है। विकास पहले धीरे होता है, फिर मतलब तीव्र गति से होता है। तो ये एक दूसरे के पूरक हो गए साथियों। यानी ऐसा नहीं है कि विकास हो रहा है तो अभिवृद्धि रुक जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो साथियों आज की क्लास में हमने ये जाना, बाल मनोविज्ञान शुरू की थी, जिसमें हमने ये जाना कि भी बाल मनोविज्ञान क्या होती है, यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें छोटे छोटे बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बाल मनोविज्ञान को सबसे पहले परिभाषित बर्क महोदय ने किया, फिर इसके बाद पेस्टोलॉजी आए थे जिन्होंने बाल मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था। बाल मनोविज्ञान का जनक है जो पेस्टोलॉजी को माना जाता है ना। और वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम उसने पेस्टोलॉजी ने किया था। इसके बाद साथियों स्टैनली हॉल ने पढ़ा था, जिन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन शुरू किया था, यानी बाल आंदोलन के जनक है वो स्टैनली हॉल को माना जाता है ना। और साथियों इसके बाद अगर हम बात करें तो स्टैनली हॉल के बाद हमने करो एंड करो ने पढ़ा कि उसका कथन क्या था। उसने ये कहा था कि भाई जो 20वीं सदी है वो बालकों का काल है, बालकों की अवस्था है, ऐसा स्टैनली हॉल ने करो एंड करो ने कहा था। तो ये थे बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में कथन। फिर हमने बाल मनोविज्ञान की परिभाषा जानी। तो परिभाषा में सबसे पहले हमने करो एंड करो की परिभाषा पढ़ी, फिर जेम्स ड्रेवर की परिभाषा पढ़ी, फिर हमने जो करो एंड करो की परिभाषा पढ़ी, और फिर हमने फ्रोबेल की परिभाषा पढ़ी, है ना। तो इस परिभाषा मतलब बाल मनोविज्ञान की परिभाषाओं को समझा। और साथियों इसके बाद हमने परिचर्चा की थी वो जो बाल मनोविज्ञान के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हमने जाना कि भारत में बाल मनोविज्ञान कब शुरू हुआ था। तो आपको पता है 1930 में होता, किसने किया था, तो ताराबाई मोडके ने शुरू किया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमने बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत 2 शब्द पढ़े थे, अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है ना। किस प्रकार विवृद्धि होती है, किस प्रकार विकास होता है, इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, इस दोनों में संबंध क्या होता है, इसी के बारे में जाना। अब साथियों अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अभिवृद्धि और विकास के नियम क्या हैं, अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत क्या, उनको पढ़ेंगे, और विकास की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। फिर साथियों हम जितनी भी अवस्था होती है ना, विकास की अवस्था बाल विकास के अंतर्गत आती है, शेषवावस्था आती है, किशोर अवस्था आती है, और बाल्य अवस्था आती है, इन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो किशोर अवस्था शेष अवस्था में क्या होता है, बालक के क्या लक्षण दिखाई देते हैं, उसका शारीरिक पक्ष क्या, शारीरिक विकास किस प्रकार होता है, उसका मानसिक विकास क्या होता है, उसमें सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, उसमें संवेगात्मक विकास किस प्रकार होता है, उसमें भाषाई विकास किस प्रकार होता है, इसमें नैतिक विकास किस प्रकार होता है। ये सभी की सभी चीजें अलग अलग तरीके, अलग अलग अवस्थाओं की हम अलग अलग प्रकार से देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही जल्द साथियों में आपको मैंने किया था ना कि हम जल्द ही इस साइकोलॉजी को
बहुत कुछ कम समय में ज्यादा नॉलेज के साथ ही पूरा कर लेंगे। तो साथियों आज की क्लास में आपके दोस्त, आपके सखिया, आपके अली को दीजिए इजाजत। तो साथियों आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान।